हाँ जी, नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के हमारी थर्ड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया की इंपॉर्टेंट डेट्स को। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है क्योंकि उनको लगता है कि हिस्ट्री मतलब डेट्स, और डेट्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है। कितना भी याद कर लें, एग्जाम में जा कर के हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए सोशल साइंस एसएसटी में हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है? डेट्स हमें याद क्यों नहीं होती? फैक्ट्स ही तो होते हैं। इतने सारे फैक्ट्स आप साइंस में लर्न करते हो, बहुत सारे फॉर्मूले आप साइंस में करते हो, बहुत सारे फॉर्मूले आप मैथ्स में करते हो, वहाँ कर लेते हो। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको ठीक मेथड के साथ लर्न नहीं करते, ठीक मेथड के साथ हम इनको समझते नहीं। क्योंकि जो डेट्स आपके चैप्टर में दी जाती है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ को लर्न करते हैं तो वो समझ में आती है, लेकिन डेट्स सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। आप उन डेट्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर करके लर्न करने की कोशिश नहीं करते, इतनी मेहनत आप करते नहीं हो। दूसरा ये होता है कि हम डेट्स के अकॉर्डिंग इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, हम इवेंट्स के अकॉर्डिंग डेट्स को नहीं समझते। जैसे मैं कहूँ कि 15 अप्रैल 2006 को क्या हुआ था, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही क्यों ना हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ था क्या हुआ था। अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको याद है, अच्छा उस दिन तो मेरा बर्थडे आता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी बर्थ हुआ था, आपका याद आ गया। तो यही हिस्ट्री के साथ भी होता है कि हिस्ट्री में एक तो जब भी डेट्स को आपको याद करना हो तो उन डेट्स को एक साथ लिखिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखिए, फिर कहानी के तरीके से उसको कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैप्टर जो मैंने शेयर किया था वन शॉट वीडियो, तो उसमें उन स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट से उन्होंने किया कि चैप्टर सर समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि हमने कहानी की तरह किया था। अच्छा 1915 में ये हुआ, 16 में, फिर 17 में, फिर अगले साल क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, फिर 19 में क्या हुआ। तो वो चैप्टर भी हो गया, कहानी बन गई, समझ में आ गया, रट्टा नहीं लगाना पड़ा। तो ऐसा ही हम डेट्स के साथ इस वीडियो में करने वाले। हम डेट्स को समझेंगे और इवेंट्स को समझेंगे, इवेंट के साथ हम डेट को कनेक्ट करेंगे, एक कहानी सी चलेगी और आपको सारी डेट्स है वो एक साथ याद हो जाएगी। तो आई एम श्योर दैट कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 95% डेट्स है वो इसी वीडियो के साथ लर्न होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो एक एक करके हम इन डेट्स को समझेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, और यहाँ पे सबसे पहली जो डेट आती है वो 1859। 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है वो पास किया गया था। ओके, इसको हिंदी में भी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट मिलेंगे। ओके, इसको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ही कहेंगे हिंदी में। ये एक्ट क्या था कि इस एक्ट के तहत जो भारतीय मजदूर थे, ओके, उनको बागानों में काम करने के लिए भेजा जाता था। काफ़ी सारे हमारे मजदूर थे वो श्रीलंका गए, फिजी गए, वेस्ट इंडीज़ गए थे इसी एक्ट के तहत। जो असम में मजदूर आए थे वो इसी एक्ट के तहत आए थे। एग्रीमेंट होता था इस एग्रीमेंट के तहत कि जो भारतीय मजदूर थे उनको ये कहा जाता था कि आपको ठीक है हम काम पे लेके जा रहे हैं, लेकिन आप बिना परमिशन के वापस नहीं आओगे। ओके, बिना परमिशन के, और परमिशन उनको कभी दी नहीं जाती थी, यानी वो हमेशा के लिए वहाँ जा कर के फंस जाते थे। तो इसको एग्रीमेंट वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। वो एग्रीमेंट उस वक्त क्योंकि एजुकेशन नहीं थी तो ज़्यादातर को समझ में नहीं आता था, तो इसको गिरमिट बोलते थे जो मजदूर होते थे। और इसी बेस पर जो मजदूर यहाँ पे मजदूरी करते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी कि एग्रीमेंट को गिरमिट और मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1859 में 1859 में पारित हुआ था, पास हुआ था। उसके बाद 1885, ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फॉर्म किया गया था 1885 में। डेट यानी कि मंथ आपको एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं, ईयर काफ़ी रहेगा। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसकी स्थापना हुई थी। और यही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके लीडरशिप में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी कि उस वक्त सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यही पॉलिटिकल पार्टी थी। ओके, तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट डेट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है दैट इज़ द 1906, जब मुस्लिम लीग है उसको उसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1906। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, यानी कि यहाँ पे अपना चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर में ये आगे चल के आती है, लेकिन हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेट्स को करना है। ओके,
ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग, उसके बाद 1909, इस डेट का भी यहाँ पे मेंशन किया गया हमारे चैप्टर में। 1909 की अगर बात करें तो हिंद स्वराज बुक वॉज पब्लिश्ड, हिंद स्वराज बुक का वो पब्लिश हुई थी 1909 में। गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक है, उसका प्रकाशन हुआ था। यही वो बुक है जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जो अंग्रेज है, जो मुट्ठी भर अंग्रेज है, वो हमारे ऊपर, हमारे देश में हुक्म नहीं चला सकते। वो हुक्म इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम उनका कोऑपरेट करें। अगर हम उनका कोऑपरेट ना करें, उनको सहयोग ना करें, तो उनको बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। इसी आइडिया को लेकर के गांधी जी ने आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन। उसके बारे में गांधी जी ने सोच बहुत पहले लिया था 1909 में, जब ये बुक हिंद स्वराज पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1914 टू 1918, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चला था, 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। यहाँ तक ये पीरियड ही हमें याद रखना है, एग्जैक्ट डेट की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जैन 1915 की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डेट है जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाएं तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। हालांकि अगर हम सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करें तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शायद ना रहें सेकंड टर्म में, लेकिन फिर भी आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में इस प्रकार की डेट्स है वो इंपॉर्टेंट रहेगी स्टेट बोर्ड्स के लिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैन 1915 की बात करें तो ये वो डेट थी जब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ओके, उसके बाद 1916, आपकी बुक में 1916 मेंशन है, हालांकि 1916 17 भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ था चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय द गांधी जी। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था, पहला सत्याग्रह था अपने देश में। ओके, इसमें 1916 और कहीं पे 1917 क्यों मेंशन किया जाता है, इसका रीज़न ये होता है कि 1916 अप्रैल 1916 में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और ये 1917 मई के आसपास तक चला था, बहुत लंबा खिंचा था। इसलिए कहीं पे 1916 मेंशन होता है तो कहीं पर 1917 मेंशन किया जाता है इसको। उसके बाद 1917 की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन को यहाँ पर लॉन्च किया था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में जो वहाँ के किसान थे उनके समर्थन में इसको लॉन्च किया गया था। वहाँ के किसान थे, वो सूखे के कारण उनकी फसलें लगातार 3 वर्षों से खराब हो रही थी सूखे और अकाल के कारण, तो वो टैक्स लगान नहीं दे सकते थे, जबकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूलना चाहते थे। तो गांधी जी ने उनके सपोर्ट में इस आंदोलन को लॉन्च किया था। ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। उसके बाद 1918, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1918 में। एक तो अहमदाबाद सत्याग्रह को लॉन्च किया था गांधी जी ने, ये 3rd सत्याग्रह था गांधी जी का, और ये अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके सपोर्ट में गांधी जी ने लॉन्च किया था। मिल मजदूर, उनकी डिमांड थी, जो मिल वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी कि काम करने के घंटे कम किए जाए और उनके वेतन को बढ़ाया जाए। ओके, लेकिन जो मिल ओनर थे उन्होंने उन्हें निकाल दिया, जॉब से ही निकाल दिया। तो गांधी जी ने उनके सपोर्ट में ये मूवमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। उसके साथ साथ 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एंड हो जाता है उसका, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। तो 2 इवेंट के लिए ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेट की बात करें 1919, जो इस चैप्टर की है, रोलेट एक्ट लेकर के आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। रोलेट एक्ट लाने का एक बड़ा सा कारण ये था कि उन्हें पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गरीबी निर्धनता बढ़ चुकी है। भारतीय लोग इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि ज़बरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, और उन्हें ये भी लग रहा था कि गांधी जी पॉपुलर होते जा रहे हैं और गांधी जी एक बड़े लेवल के नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। तो उसको रोकने के लिए प्री प्लानिंग उन्होंने की कि एक हम रोलेट एक्ट लेकर के आते हैं। तो रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। ओके, ये क्या था, इसको काला कानून कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी उसको इनॉर्मस पावर यानी कि अनलिमिटेड पावर मिल चुकी थी, असीमित शक्तियाँ मिल गई थी। अब वो कभी भी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना कारण के, कभी भी कहीं से भी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के लिए कम से कम 2 वर्ष के लिए वो जेल में डाल सकती थी। यानी कि ना अपील हो सकती थी, ना वकील, ना दलील। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ओके, तो ये था रोलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद 1919 में ही गांधी जी ने
रोलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया था। यानी कि रोलेट सत्याग्रह क्या था, इसी काले कानून के खिलाफ एक सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था जो कि नेशनल वाइड था। देश के अलग अलग भागों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इस एक्ट को वापस लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया गया था। तो ये 1919 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 जो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। यानी कि 1919 में रोलेट सत्याग्रह आता है, रोलेट एक्ट भी उसी वर्ष पास होता है और जलियांवाला बाग की घटना है वो भी 1919 यानी कि 1919 में होती है। तो 13 अप्रैल 1919 ये वैशाखी वाले दिन ये घटना घटित होती है अमृतसर में। ओके, वहाँ पर अमृतसर में जो लोग थे जलियांवाला बाग में 2 कारणों से इकट्ठे थे। कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोलेट सत्याग्रह और जो रोलेट एक्ट है उसका विरोध कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग वैशाखी के मेले में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जनरल डायर वहाँ पे पहुँचते हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता उसको ब्लॉक करते हैं और ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे देते हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। उसके बाद मार्च 1919 की बात करें तो एक और इवेंट होता है 1919 में, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड। खिलाफत कमेटी है जो आगे चल के खिलाफत आंदोलन करती है, उसका गठन होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है जिसके बारे में हमने डिटेल चैप्टर में भी डिस्कस किया कि खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के सुल्तान हैं उनके समर्थन में किया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया जाता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है। हार होने के बाद तुर्की के ऊपर एक कठोर संधि है, एक हार्श ट्रीटी है, वो थोप दी जाती है और एक अफवाह फैल जाती है कि तुर्की के सुल्तान के साथ मिसबिहेव किया जाता है। और उस वक्त तुर्की के सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा यानी कि सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते थे। तो जब ये र्यूमर्स फैल जाते हैं, अफवाह फैल जाते हैं, तो इससे भारतीय मुस्लिम वो नाराज़ होते हैं। खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है मार्च 1919 में बम्बई में और तैयारी की जाती है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और तुर्की के जो सुल्तान हैं उनके फेवर में। तो ये भी 1919 का ही एक इवेंट था। उसके बाद हम सितंबर 1920 की बात करेंगे तो सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। ओके, वैसे कांग्रेस पार्टी की हर वर्ष एक अधिवेशन फिक्स था, वो दिसंबर में हुआ करता था, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में जो अधिवेशन थी वो बीच में भी हो जाते थे। ऐसे सितंबर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन था क्योंकि इसमें चर्चा की गई थी कि क्या हम देशव्यापी एक और आंदोलन छेड़ें, ऐसे आंदोलन की शुरुआत करें। चर्चा की गई थी कि क्या हम खिलाफत आंदोलन को समर्थन दें, तो उसके लिए कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ये आपका मैथ का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 1920 की बात करें तो 1920 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, अवध किसान सभा है, दैट वाज फॉर्मुलेटेड। अवध किसान सभा है, उसका गठन किया जाता है। ओके, कहाँ किया जाता है, अवध में किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँचते हैं और किसान मिलकर के अवध किसान सभा का गठन करते हैं। तो ये गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि उनमें आपस में एकता को स्थापित करना, ताकि मिलकर के वो जमींदारों के खिलाफ लड़ सके और मिलकर के जब ज़रूरत हो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। इसी वर्ष में IICC का भी गठन हुआ था 1920 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जाकर के मिलेगा NCERT की बुक में, लेकिन ये भी आपके लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 1-2 टाइम्स आपके एग्जाम में रहा है। भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस है IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस है, उसका गठन 1920 में ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में एक और इम्पोर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो नागपुर में होता है। इसको हम नागपुर अधिवेशन कहेंगे। नागपुर अधिवेशन आपके मैफक में भी दिया गया और इसमें कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया था कि हाँ, हम पूरे देश में असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाले और उसमें हमें ये करना है, ये सब कुछ करना है। तो वो डिसाइड किया जाता है नागपुर अधिवेशन में, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपके मैफक में भी ये है। उसके बाद आगे चलेंगे 1921 की बात करेंगे तो जून 1921 में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन NCM है, उसकी शुरुआत हो जाती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, कब होती है, जनवरी 1921 में। जब भी हम NCM इस मूवमेंट की बात करते हैं तो इसको हम 1920-21 लिखते हैं। ओके, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि 1920 में हमने डिसीजन लिया था लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 1921 में, तो इसलिए एक साथ हम 1920-21 मेंशन किया करते हैं। उसके बाद 1921 की अगर डेट की बात की जाए तो यहाँ पर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग है उसको तैयार किया था। गांधी जी डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। ओके, ये ट्राई कलर था, 3 रंग थे,
तो स्वराज का झंडा वो तैयार किया था 1921 में गांधी जी ने। यह भी आपके एनसीईआरटी की बुक में लास्ट जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर दिया गया, तो इसको हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर लेकर के आ गए। उसके बाद फेब 1922 एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है हमारे इतिहास की, कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं फेब 1922 में। और क्यों लेते हैं? क्योंकि चोरी चोरा की हिंसा होती है, चोरी चोरा वायलेंस होती है 1922 में फेब में। एंड गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं क्योंकि गांधी जी हिंसा के प्रयोग करने के लिए, वायलेंस के यूज़ के सख्त खिलाफ थे। और जब वायलेंस हो जाते चोरी चोरा में, चोरी चोरा कहाँ है? यूपी में, गोरखपुर से थोड़ा आगे की तरफ, ओके, वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक पुलिस थाने को जो भीड़ है वो आग लगा देती है और उस आग में 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसे चोरी चोरा की घटना कहा जाता है। ये 1922 में होती है। उसके बाद 1923 की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पर भी होता है, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। कब गठन होता है? 1923 में। उसके बाद 1924 की बात करें तो 1924 में अलूरी सीताराम राजू है वो अरेस्ट किए जाते हैं एंड लेटर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। बाद में उनको फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है, ओके। तो सीताराम राजू है वो अरेस्ट होते हैं 1924 में और उसके बाद उनको उसी वर्ष फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो मेंशन की गई है आपकी बुक में एनसीईआरटी में। उसके बाद 1927 पे जाएंगे सीधी, जो हमारी नेक्स्ट डेट रहेगी, यानी कि 25-26 में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आपके इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। 1927 की बात करें तो FICCI का गठन होता है। ये क्या था? फिक्की, जिसको आप बोल सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन 1927 में होता है, 1927 में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन डेट ही पूछी जाएगी, जो एक दो बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो उसमें डेट ही मेंशन करनी थी आपको कि फिक्की का गठन कब हुआ था, ओके, क्लियर। उसके बाद 1927 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। साइमन कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है 1927 में। साइमन कमीशन को साइमन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर जॉन साइमन इसके प्रेसिडेंट थे, ओके। और इसमें जब भारत आता है तो इसका विरोध किया जाता है। तो इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है? कि ये भारत में जो कुछ भी चल रहा था उसको देखे और कोई सजेशन दे, उसके लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। कब अपॉइंट किया जाता है? 1927 में। और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, यानी कि अगले वर्ष वो इंडिया आता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट रहेगी कि व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड की बात करें तो 1927, और भारत कब आया तो हम 1928 को मेंशन करेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में तैयार की थी। जो उस वक्त लॉर्ड इरविन वायसराय थे, उन्होंने चैलेंज किया कि भारतीयों को अगर हम शासन दे भी दें तो इनसे चलेगा नहीं, संविधान नहीं बनेगा इनसे, कि इनके बस की बात नहीं है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। मोतीलाल नेहरू और कुछ और जो इंडियन कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर के एक संविधान तैयार किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जब हमारा आज़ादी के बाद संविधान बना तो बहुत कुछ हमने उसी नेहरू रिपोर्ट से लिया है। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, जिसकी भी थोड़ी सी बात की गई, तो बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में ही होता है, ओके। इसके मुख्य जो लीडर थे, नेता जो थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ के किसानों के समर्थन में आंदोलन किया गया था। आपके चैप्टर में डिटेल में नहीं दिया गया कि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक लाइन जरूर दी गई कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंसिडेंट, नेक्स्ट जो इवेंट है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। 1929, 1929 वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है 1929 से, 1929 से। हिस्टोरिकल लाहौर का जो सेशन होता है, ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, ये भी 1929 यानी कि 1929 में होता है, ओके। लाहौर अधिवेशन को ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि 3 बड़े डिसीजन लिए गए थे। पहली बार कोई युवा नेता कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि दूसरी बड़ी विशेषता थी। उससे पहले हम स्वराज की डिमांड कर रहे थे, अब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करनी शुरू कर दी, यानी कि अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर लेकर के जाना ही होगा।
और तीसरा बड़ा कांड था कि हमने ये भी डिसीजन लिया कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। कब तक? जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। तो इसलिए जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का वो भी हिस्टोरिकल था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट जो इवेंट की बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दिए गए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिनको गोलमेज सम्मेलन कहेंगे। पहला 1930 में होता है, 1930 में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में दूसरा होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ये सभी कहाँ होते हैं? लंदन में होते हैं। ओके, इनको गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल मेज के चारों तरफ बैठ करके मीटिंग होती थी। ओके, इसलिए इनका ये नाम रखा गया। तो 1930 फर्स्ट, 1931 सेकंड, 1932 थर्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट और थर्ड को बॉयकॉट करती है। सेकंड में सिर्फ जाते हैं गांधी जी, लेकिन वहाँ लगता है कि बात नहीं बनी थी क्योंकि वो गांधी जी की मांगों को कांग्रेस पार्टी की भारतीय लोगों की जो डिमांड थी उनको मांगने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी बीच में ही छोड़ करके आ जाते हैं। तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड में उन्होंने बॉयकॉट किया था। केवल बी आर अम्बेडकर जो थे वो ऐसे अकेले भारतीय थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, वहीं लंदन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट डेट रहेगी दैट इज़ 31 जनवरी 1930 की डेट है। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई कि गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, कि गांधी जी ने जो वायसरॉय इरविन है उनको पत्र लिखा था इस दिन। उसमें 11 मांगे लिखी गई थी और उनको एक तरीके से कहा गया था कि आप या तो इन मांगों के ऊपर विचार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, या फिर हम एक और मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। ओके, उसके बाद 12 मार्च 1930, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट थी जिस दिन नमक मार्च या दांडी मार्च की शुरुआत होती है। नमक मार्च और दांडी मार्च की शुरुआत होती है वो गांधी जी के साबरमती आश्रम से होती है और वहाँ से गांधी जी पैदल अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ दांडी, एक कोस्टल टाउन है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर साबरमती आश्रम है और यहाँ पे दांडी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे। ओके, 12 मार्च को इस मार्च की शुरुआत होती है। क्लियर? उसके बाद 6 अप्रैल, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक मार्च है वो समाप्त होता है, सॉल्ट मार्च वॉज एंडेड एंड बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। इस दिन गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे समुद्र के पानी को बॉयल करते हैं और नमक बनाते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, और ये CDM की शुरुआत थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी ये। उसके बाद 1930 एक और इम्पोर्टेंट इवेंट दिया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर्म डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा एसोसिएशन था? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ओके, इसका गठन किया जाता है 1930 में। उसके बाद मार्च 31 की अगर बात करते हैं, मार्च 1931, तो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत गांधी जी इस बात के लिए मान जाते हैं कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले लूँगा। ओके, और लॉर्ड इरविन है वो बदले में तैयार हो जाते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल कैदी हैं जिनको आंदोलन के कारण जेल में डाला गया उनको छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये दिल्ली में होता है इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, लेकिन मेनली इसको गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। उसके बाद सितंबर 1932 की अगर बात करें तो पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है, क्योंकि पहले बी आर अम्बेडकर अपनी एक मांग के ऊपर अड़े हुए थे कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए अलग से एक तरीके से कि एक ही कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पे 2 का चुनाव होना चाहिए कि एक पिछड़े वर्ग से और एक जनरल अदर वर्ग से। तो उस डिमांड के गांधी जी खिलाफ थे। गांधी जी को लगता था कि ये तो अंग्रेजों की फूट डालो वाली जो नीति है उस नीति को हम ही लेकर के आ रहे हैं, एक मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ, तो इससे देश में जो एकता वो ख़त्म हो जाएगी और हम आपस में लड़ने लग जाएंगे और अंग्रेज़ कभी भी भारत से जाएंगे नहीं फिर। तो गांधी जी ने इस डिमांड के खिलाफ अड़ जाते हैं और अंत में इस समझौते के तहत जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो अपनी इस मांग को छोड़ देते हैं और बदले में गांधी जी उनको इंश्योर करते हैं कि आज़ादी के बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद जून 1932 की अगर बात करें तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका सेकंड फेज है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे
एक बार बीच में उसको रोक दिया गया था जब गांधी जी लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ से लौट आते हैं, लौट के आने के बाद सेकेंड स्टेज की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद 1935 की बात करें, 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, भारत सरकार अधिनियम उसको पारित किया जाता है और हमारे संविधान का काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दोबारा से अपने पूरे देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको सेट किया था, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये 1935 में आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद 1942 की भी डेट्स जो है वो भी एक सोर्स में थोड़ा सा इनके बारे में बात की है। तो यहाँ पर गांधी जी तीसरा अपना बड़ा मूवमेंट है वो लॉन्च करते हैं, दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। इनको आप एक साथ एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद आप एक या दो बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर की डेट्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जहाँ तक इस चैप्टर की बात है तो ये डिटेल चैप्टर भी वन शॉट वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ। आपने होपफुली इस वीडियो को देख लिया होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये चैप्टर पार्ट्स में ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10th SST का जीनियस बैच मिलेगा जहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।